जिनका भी कल संस्कृत का एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि एक वीडियो में हम पूरा संस्कृत किताब को देख लेंगे। सभी पाठों में से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर आपको संस्कृत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और अगर आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो हम 100% कह सकते हैं कि आप पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, आलस काठा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णनम, व्याघ्र पथिक कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति, शास्त्रकारा। आपके किताब में 14 कुल पाठ है जो संस्कृत में पढ़ना है और 14 का ऑब्जेक्टिव जो है हम आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो अगर कल आपका एग्जाम है तो आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है कि कल आप अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव में नंबर ला पाएँ। तो अगर आपका भी 10th का कल एग्जाम है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का कल एग्जाम है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी इन 14 पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वह हम आपको करवाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंगलम पाठ जो है वह आपका उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ आपका कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है तो उपनिषद वाला ऑप्शन आप लगा के आ जाइएगा। अगला है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर बुक का निचोड़ लाइए, तो बुक का निचोड़ आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। अब आपका यह फर्ज बनता है कि इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको देखें, ताकि जिन भी बच्चों का एग्जाम है कल उनसे एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के छूटे नहीं। 3 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते नारनीतम पर निधानम मंच किस उपनिषद से संग्रहित है। आपको बताना है कि सत्यमेव जयते नारनीतम परम निधानम मंच किस उपनिषद से संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर मुंडकोपनिषद हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से यह श्लोक जो है वह संकलित है। अगला प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सत्य का मुंह आपका हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, वेदाहमेंत पुरुषम महांतम विद्यात्यना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो मंत्र है आपके, इसका राइट आंसर ऑप्शन दी ईश्वासयोपनिषद से इस मंत्र को लिया गया है। मंत्र आप ध्यान से देखिए, वेदा हेमंत, वेदा हेमंतम जहाँ भी मंत्र है वहाँ आपको क्या लगाना है, तो वहाँ आपको ईश्वासयोपनिषद लगा देना है। अगला प्रश्न है, अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है। अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है, तो सभी लोग जानते हैं कि सभी नदी जो समुद्र में मिल जाती है, तो अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महान से भी महान आपका आत्मा है। अगर आपसे एग्जाम में कल के पूछ दे कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। याद रखिएगा, जो भी चीज़ को बताए आप 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए या 10 बार देखिए, लेकिन कल के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन संस्कृत का ऑब्जेक्टिव में से नहीं छूटना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। असत्य की विजय नहीं होती है। अगला है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है, तो सूक्ष्म से भी छोटा क्या है आपको बताना है, तो ऑप्शन है आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मांतर क्या है, आत्मा है। अगला प्रश्न है, कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दामोदर गुप्त हो जाएंगे। दामोदर गुप्त के द्वारा कुटनीमतम काव्य की रचना की गई है।
अगला प्रश्न है पटना का इतिहास पुराना है। आपको बताना है कि पटना का जो इतिहास है, पाटलिपुत्र वैभव किताब जो पाठ है पाटलिपुत्र वैभव, उससे यह क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो आप जल्दी से बताइए, अगर जानते हैं तो पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो इसका राइट आंसर 2500 वर्ष हो जाएगा। 2500 वर्ष पुराना पटना का इतिहास है। अगला है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, जल्दी से बताइए, यूनान का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज जो था वह यूनान का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस छाप लीजिए, आपके एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न है कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कैमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। कैमुदी महोत्सव जो है वह आपके शरद ऋतु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो यह पटन देवी है। पटना नगर की जो पालिका देवी है उन्हें पटन देवी के नाम से जाना जाता है। अगला है कैमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि कैमुदी महोत्सव से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो कैमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता है। तो कैमुदी जो महोत्सव है वह गुप्त वंश शासनकाल में मनाया जाता है। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम नाम की संज्ञा दी गई है। तो जहां भी आपसे परिभूत पुरंदर स्थानम पूछे वहां पाटलिपुत्र वाला ऑप्शन आप सही कीजिएगा। अगला है मेगास्थनी किसके समय में पटना आया था। तो अभी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनी जो है वह पटना में आया था। अगला है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्यकाल से पटना का पाटलिपुत्र को पटना कहा जाने लगा। नहीं तो इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र ही। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है पटना कहाँ बसा हुआ है। तो गंगा नदी के तट पर पटना बसा हुआ है। अगला प्रश्न है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो अशोक के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी। अगला है फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है। फूलों का अत्यधिक उत्पादन आपका पाटलिपुत्र में होता है। फूलों का अत्यधिक उत्पादन पटना में होता है। अगला प्रश्न है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा, यह भी बता दिए हैं, अशोक के समय में। अगला है यह भी बता दिए हैं। अगला है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो पटना के उत्तर में आपका गंडक नदी बहती है। यहाँ गंगा है, पटना के उत्तर में आपका गंगा नदी बहता है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है, महात्मा सेतु। अगला है मुद्रा राक्षस किनकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो है आपकी विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो विशाख दत्त की है। अगला है कि पटना नगर का समुद्धार किस वंश के शासनकाल में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पटना नगर का जो समुद्धार है वह मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ। अगला है कि घर में आग लगी, या आलस कथा पाठ से है कि घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, धूर्त लोग जो है घर में आग लगी देखकर पलायन हो गए। अगला है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो केस पकड़कर बाहर किया गया। आलस कथा पाठ से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आलस कथांतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आलस कथांतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीरेश्वर। आलस कथांतर्गत मिथिला के मंत्री उस समय वीरेश्वर थे। अगला है बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते हैं। बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह धूर्त लोग हो जाएंगे। धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर भोजन करते हैं। अगला प्रश्न है वीरेश्वर कौन थे। वीरेश्वर कौन था आपको बताना है। तो वीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री था, अभी बताए हैं।
अगला प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। अगला प्रश्न है आलसशाला में आग लगाने पर कितना लोग नहीं भागे, तो आलसशाला में आग लगाने पर 4 लोग नहीं भागे थे, जो 4 आलसी थे वह नहीं भागे थे। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है आलस कथा का रचयिता कौन है। विद्यापति। फूलपति यहाँ लगा लीजिए, यहाँ VVI का चिन्ह लगा लीजिए, या कल के आपके एग्जाम में जरूर छपेगा कि आलस कथा का रचयिता कौन है। अगला है कि संसार में बच्चों का साचा रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का साचा रक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था, तो मंत्री बृहस्पति का जो स्वभाव था वह दानी था। अगला है आलसियों के सुख को देख किसने आलसी बनने का स्वयं किया, तो आलसियों को सुख कर देखकर धूर्त लोगों ने आलसी बनने का स्वयं रचा। अगला है आग कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला में आग लगाई गई। अगला प्रश्न है आत्मकथा पाठ कहाँ से संकलित है। आत्मकथा पाठ, तो यहाँ VVI का चिन्ह लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलस कथा है, हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं। आलस कथा पाठ कहाँ से संबंधित है, तो यह है आपका ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा से यह संकलित है। आलस कथा पाठ जिसके कवि विद्यापति हैं, लेखक और उसके पाठ जरूर याद करके जाइएगा। अगला है मैथिली कवि कौन थे। मैथिली कवि कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति जी थे। मैथिली कवि आपका विद्यापति जी थे। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, तो यह किसको दी थी, तो ऑप्शन ए मैत्रियों के दी थी। अगला है सर्व सकला सरस्वती किसने कहा, तो सर्व सकला सरस्वती दंडी ने कहा था। अगला प्रश्न है गंगा देवी का समय कहाँ है, तो ऑप्शन है 14वीं सदी में गंगा देवी का समय था। अगला है आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक समाज की संस्कृत की कवित्री कौन है, तो क्षमा विल बी राइट आंसर। अगला है ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी चतुर्विंशिता। अगला है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो यह थी मैत्री। मैत्री जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो महाभारत में मैत्री लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, मैत्री लेखिका का उल्लेख मिलता है। अगला है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अहो अमीषा किमकारी शोभनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम श्लोक कहाँ से संकलित है, तो भागवत पुराण से यह श्लोक लिया गया है। श्लोक को एक बार और पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। अहम अमीषम किमकारी शोभनयम श्लोक जो है वह भागवत पुराण से लिया गया है, संकलित है। अगला है कि देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं, तो देवता लोग भारत देश की स्तुति करते हैं। अगला प्रश्न है भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि उपयुक्त सभी है, सौंदर्यशील है, भव्य ऐश्वर्यशील है और विशाल है। अगला है कि विदुर कौन था, तो विदुर कौन था जी, विदुर एक मंत्री था। विदुर कौन था, मंत्री था। अगला प्रश्न है नीति श्लोका पाठ कहाँ से संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ जो है वह महाभारत से संकलित है। अगला है नीति विषयक प्रश्न विदुर से किसने पूछा था, तो नीति विषयक प्रश्न जो है वह विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा था। अगला है महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उद्योग पर्व में विदुर के नीति श्लोक है। अगला प्रश्न है परम कल्याण कारक क्या है, तो परम कल्याण कारक ऑप्शन ए धर्म है। अगला प्रश्न है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो ऑप्शन बी क्षमा। शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्षमा है। VVI यहाँ टिक लगा लीजिए, इसको रट ही जाइए, अभी के अभी रट दीजिए। अगला है परम कल्याण ये बता दिए, शांति ये भी बता दिए। कर्मवीर राम पर अगला है कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितने थी, तो 4 सदस्य थे कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के। भिखनटोला गांव किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी बिहार में जो है वह भिखनटोला गांव स्थित है। अगला है कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो कर्मवीर राम परवेश की तभी बता दिए 4 थी। गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल विद्यालय था, तो गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकारी कर्मवीर पाठ से है,
कर्मवीर पाठ से यह क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला है शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाला धनहीन लोग किस गांव में रहते थे? तो भीखन टोला में रहते थे। अगला है कि भीखन टोला गांव 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर शासन के द्वारा। शासन के द्वारा भीखन टोला गांव में 1 कोस की दूरी पर एक सरकारी विद्यालय की स्थापना की गई थी। भीखन टोला गांव के निवासी कैसे थे? तो यह धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले, यानी इनमें से सभी आंसर। अगला है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? VVI क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन बी कर्णभार से संकलित है। कर्णभार नाटक रचयिता कौन है? तो कर्णभार नाटक के रचयिता भास हैं। VVI ये भी है, याद कर लीजिएगा। अगला है कि कर्णभार का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन बी महाभारत है। कर्णभार का उपजीव ग्रंथ महाभारत है। अगला है कर्ण कौन था? कर्ण कौन था जी? तो कर्ण ऑप्शन है कुंती का पुत्र था। कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र था। अगला प्रश्न है महाभारत किसकी कृति है? महाभारत किसकी कृति है? तो ऑप्शन है व्यास की कृति है। महाभारत किसकी कृति है? व्यास की कृति है। अगला है महाभारत में कितने पर्व होते हैं? तो महाभारत में कितने पर्व हैं? तो ऑप्शन सी 18 पर्व हैं। तो ये थे 14वें पाठ के निचोड़ जो आपके कल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर कल आपका एग्जाम है या आपके भाई बहन किसी का हो तो उसके पास इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह देख सके, जिसमें इस वीडियो में हम लोग मंगलम, पाटलिपुत्र वैभव, मालस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब संस्कृत के 14वें पाठ को डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका एग्जाम कल के डेट में है। और सेकंड शिफ्ट वाला आराम से रहे, इस वीडियो को 2-3 बार देखते रहे। सेकंड शिफ्ट वाले के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं इस वीडियो को देखकर बहुत सारा अंक हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के एग्जाम एनालिसिस लेकर आपको एग्जाम एनालिसिस में बताएंगे कि इस क्लास से क्वेश्चन आए थे कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।